चलते हैं इंपॉर्टेंट वीक्स के बारे में। तो कौन से वीक में कौन सा ऑर्गन ये सिर्फ डेवलप हो जाता है ना, तो ये सारा चीज अब हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो 7th वीक पे क्या होता है, फीटल मूवमेंट क्या हो जाता है हमारा, स्टार्ट होता है ना, बिगिन होता है, ठीक है। अब इससे क्विकनिंग से नहीं जोड़ देना है कि फीटल मूवमेंट यहाँ पे हो रहा है, तो इसका मतलब क्या कि ये फील नहीं होगा, फीटल मूवमेंट अपने में हो रहा है ना, ये फील नहीं होगा। क्विकनिंग जब फील होता है तब बोलते हैं, है ना, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, दैट इज ऑर्गेनोजेनेसिस बिगिन। ऑर्गेनोजेनेसिस क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। ओवरीज और टेस्टिस क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है ना। और एम्ब्रियो स्टार्ट्स लुकिंग लाइक ह्यूमन, ह्यूमन के जैसा दिखना स्टार्ट हो जाता है। 11 वीक में क्या होता है, फीटल ब्रीदिंग मूवमेंट क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और 12 वीक्स में क्या होता है, 3 मंथ्स, है ना, तो 3 मंथ्स के बाद ही इंसुलिन जो है सिक्रीशन स्टार्ट होता है, थायरोक्सिन सिक्रीशन भी क्या हो जाता है, स्टार्ट होता है, ठीक है। यूरिन प्रोडक्शन स्टार्ट होता है 3 वीक्स में, ठीक है, 3 मंथ्स में, सॉरी। उसके बाद स्वेलिंग बिगिन हो जाता है और एक्सटर्नल जेनिटलिया अच्छे तरीके से डेवलप हो जाता है ना। दैट इज फीमेल और मेल है क्या है, ये सारी चीजें 3 महीने में ही हम लोग को पता चल जाएगी। नोट, ठीक है। तो क्या है, एक नोट पॉइंट देख लेते हैं। ऑन यूएसजी अल्ट्रासाउंड में क्या होगा, ऑन यूएसजी सेक्स ऑफ बेबी कैन बी डिटरमाइंड बाय 12 वीक्स, है ना। तो 12 वीक्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं, है ना। लेकिन ये गैर कानूनी है, इंडिया में ऐसा नहीं करना है ना। अगर जो ऐसा करते हैं तो कानूनी कार्रवाई की जाती है और जेल हो सकता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, डेट इज 16 वीक्स में। अगर एक्सरे में देखेंगे तो फीटल स्केलेटन दिखाई देगा, है ना, ऑसिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और लेनुगो देखने को मिलता है ना, स्मॉल ब्राउन हेयर, है ना, स्मॉल ब्राउन हेयर जो होते हैं अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक। अब आता है 20 वीक्स में। तो 20 वीक्स में क्या होता है हमारा, लेनुगो कवर करता है पूरे बॉडी को, है ना। लेनुगो जो होगा वो हमारा कवर करेगा पूरे बॉडी को। और सिबेसियस ग्लैंड ऑन फीटस फॉर वर्निक्स कैसियोसा, है ना। तो जो चिपचिपा व्हाइट जो पदार्थ होता है, जो बच्चा जब पैदा लेता है तो उस समय बॉडी से देखने को मिलता है ना, तो वो क्या है हमारा वर्निक्स कैसियोसा है ना। और फीटल गट में क्या देखने को मिलेगा, मिकोनियम देखने को मिल सकता है, लेकिन मैक्सिमम केस में नहीं मिलता है ना। मिकोनियम ग्रीन सब्सटेंस होता है, ऑयल। और क्या होता है, एक बिलीवर्डिन भी देखने को मिलता है ना। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन यह 2 बाइल कंपोनेंट्स हैं, है ना। उसके बाद क्या है हमारा, डिग्रेडेशन प्रोडक्ट ऑफ लीवर एंजाइम, मैं बता दूंगा लीवर एंजाइम होता है, ठीक है। और व्हेन फीटस इज इन डिस्ट्रेस इट पासेस मिकोनियम इनटू अम्नियोटिक फ्लूइड। अगर जो बच्चा है वो हमारा अगर डिस्ट्रेस में रहेगा, फीटल डिस्ट्रेस होगा, तो उस केस में क्या होगा, मिकोनियम को पास कर देगा कहाँ पे, अम्नियोटिक फ्लूइड में, है ना। ये सारी चीजें हो जाती है 20 वीक्स तक, ठीक। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं 24 वीक्स, ठीक है। तो 24 वीक्स अब हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो फीटस स्टार्ट हियरिंग, फीटस जो है सुनना स्टार्ट कर देता है 24 वीक में, है ना, 6 महीने पे। सरफेक्टेंट क्या होता है, अपीयर होता है। सरफेक्टेंट जो होता है लंग मैच्योरिटी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ना, लंग मैच्योरिटी, ठीक है। तो लंग मैच्योरिटी में बहुत बड़ा रोल क्या करेगा, प्ले करेगा सरफेक्टेंट, है ना, ठीक है। तो सरफेक्टेंट को आप लोग को याद रखना है, ठीक है। और सोपी मटेरियल सिंथेसाइज्ड बाय टाइप 2, तो ये जो होता है ये किसके द्वारा सिक्रेट होता है, तो टाइप 2 न्यूमोसाइट्स के द्वारा क्या होता है, ये सिक्रेट होता है, ठीक है। इफ इट इज लेस इट लीड्स टू रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, तो यानी सरफेक्टेंट अगर कम होगा, सरफेक्टेंट अगर कम रिलीज होगा, किसके द्वारा रिलीज होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग मार्क कर लीजिएगा। इसमें मैं स्टार मार्क लगा दे रहा हूँ। तो स्टार मार्क लगाने का मतलब क्या हो गया कि टाइप 2 न्यूमोसाइट्स के द्वारा सरफेक्टेंट रिलीज होता है। अगर सरफेक्टेंट अच्छे से नहीं निकलेगा तो क्या होगा, बच्चे का जो लंग्स है वो डेवलप अच्छे से नहीं होगा। अगर लंग डेवलप नहीं होगा तो उसको, उस बच्चे को आगे चल के क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है ना, इन बेबी आफ्टर कॉर्टिक। तो इस केस में क्या करते हैं हम लोग, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं, है ना। कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं तो जनरली क्या होता है, या तो बेटा मेथासोन देते हैं, है ना, बीटा मेथासोन देते हैं, या फिर डेक्सामेथासोन देते हैं, है ना, डेक्सामेथासोन देते हैं। ये दोनों जनरली हम लोग देते हैं बच्चे का जो है लंग जो सरफेक्टेंट है उसको बढ़ाने के लिए। ये दोनों क्या करेगा, लंग के मैच्योरिटी में क्या करता है, हेल्प करता है ना। तो बीटा मेथासोन और डेक्सामेथासोन, है ना। कॉर्टिकोस्टेरॉइड कैन बी इंक्रीज्ड फॉर इंक्रीज्ड सरफेक्टेंट प्रोडक्शन, है ना। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं दैट इज 28 वीक्स में। तो इंडिया में क्या होता है, बेबी जो होता है वायबल हो जाता है ना, 20 वीक्स में क्या हो जाता है, वायबल हो जाता है, ठीक है, वायबिलिटी पीरियड होता है। और 30 वीक्स में क्या होता है हमारा, नेल ग्रो होने लगता है, जो होता है बोथ टेस्टिस डिसेंट्स इनटू स्क्रोटम, स्क्रोटम में आ जाता है, ठीक है, पहले से नहीं आता है, बाद में आता है 36 में। और पोस्टीरियर फोंटेनली क्या होता है, क्लोज होता है ना।
तो ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, किसी-किसी केस में क्लोज़ होता है, किसी-किसी में नहीं होता है। मैक्सिमम चांसेस में क्लोज़ नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं वेट ऑफ फीटस, ठीक है। तो वेट ऑफ फीटस में हम लोग क्या देख लेंगे, दैट इज़ क्या हमारा हो जाएगा 4 वीक में कितना होता है, आधा ग्राम का होता है। 4 वीक में क्या होगा, आधा ग्राम का होगा। 8 वीक में 2 ग्राम का होता है ना? 8 वीक में 2 ग्राम का होगा, ठीक है। 12 वीक में 20 ग्राम का होता है, ठीक है। 12 वीक में क्या होगा, 20 ग्राम का होगा, है ना। 4 वीक में 2 ग्राम 8 वीक में 2 ग्राम का, 4 वीक में आधा ग्राम का, ठीक है। और 16 वीक में 100 ग्राम का हो जाता है, 20 वीक्स में 300 ग्राम, 24 वीक में 600 ग्राम और 28 वीक में 1200 ग्राम। तो अगर कोई पूछे कि वेट सबसे ज़्यादा कब गेन होता है, तो मैक्सिमम डेवलपमेंट कब होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर में डेवलप होता है। ये आप लोग देख सकते हैं, है ना। सबसे ज़्यादा वेट गेन कब हो रहा है, सेकंड ट्राइमेस्टर में हो रहा है, ठीक है। व्हेन वेट ऑफ फीटस इज 500 ग्राम, तो 500 ग्राम कब होता है, दैट इज 22 वीक में। तो 22 वीक में क्या हो जाता है, हमारा बच्चा जो है आधा किलो का हो जाता है ना, ठीक है। यानी डेज में अगर पूछा जाए तो 154 डेज, है ना। पीरियड ऑफ वायबिलिटी ये मैं बहुत बार डिस्कस चुका हूँ, इंडिया में कितना होता है, इसका मतलब क्या होता है देख लेते हैं। तो मीन्स द पीरियड बियॉन्ड विच ऑफ इफ अ फीटस इज बॉर्न इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। यानी मान लीजिए प्री टर्म बेबी हो गया, तो कौन सा ऐसा वीक है जिसके बाद अगर बच्चा पैदा लेगा तो आराम से जी सकता है ना। तो वो हमारा इंडिया में अलग-अलग होता है। ये डिपेंड करता है, जनरली क्या होता है, डिपेंड करता है इंडिया, यूएसए और डब्ल्यूएचओ के हिसाब से, है ना। ये डिपेंड करता है कंट्री डेवलप है कि डेवलपिंग है, वहाँ पे हेल्थ स्ट्रक्चर कैसा है, हेल्थ फैसिलिटी कैसा है ना। तो कंट्री से कंट्री क्या होता है, डेवलप होता है। इंडिया में क्या होता है 28 वीक्स होता है, यूएसए में 20 वीक होता है और डब्ल्यूएचओ के हिसाब से 24 वीक होता है, ठीक है। अब आ जाता है हमारा फीटर लंग मैच्योरिटी, ठीक है ना। तो फीटर लंग मैच्योरिटी हम लोग देख लेते हैं। तो फीटर लंग मैच्योरिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा सर्फेक्टेंट। अगर सर्फेक्टेंट नहीं रहेगा तो फीटर लंग मैच्योरिटी नहीं होगी, है ना। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं फीटल लंग्स के बारे में देख लेते हैं। तो फीटल लंग्स के पास क्या होता है, टाइप 2 न्यूमोसाइट सेल होते हैं, है ना। यही क्या करता है, हमारा सर्फेक्टेंट को प्रोड्यूस करता है, यानी सर्फेक्टेंट को निकालता है ना। तो सर्फेक्टेंट निकालता है एट 2 वीक्स, है ना, सेकंड वीक्स पे। बट इट इज कंप्लीटली फॉर्म्ड बिटवीन 34 टू 37 वीक है। तो निकालना स्टार्ट कर देता है 2 वीक पे, है ना। स्टार्ट कब कर देता है, 2 वीक्स पे। लेकिन क्या होगा, हमारा जो लंग मैच्योर होता है ना, कंप्लीटली जो फॉर्म होता है वो कब होता है, 34 से 36 वीक्स में, है ना। इसीलिए प्री टर्म जो बेबी होते हैं उन लोगों को आईसीयू में या फिर नीकू में रखा जाता है ना। तो यही कारण है ना, क्योंकि उन लोग का लंग्स क्या है, मैच्योर नहीं हुआ है। तो लंग्स ही जब मैच्योर हो रहा है 34 से 37 के वीक के बीच में, है ना, तो वो कैसे बच्चा जिंदा रहेगा, है ना, नॉर्मल कंडीशन में। सोपी मटेरियल, हाँ, तो यही क्या है, एक सोपी मटेरियल है जिसके पास फॉस्फोलिपिड्स होता है। क्या होता है, फॉस्फोलिपिड्स होता है ना। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, दैट इज फंक्शन। तो हमारा फंक्शंस क्या होता है देख लेते हैं। तो डिक्रीज सरफेस टेंशन, ये जो सर्फेक्टेंट है क्या करता है, सरफेस टेंशन को क्या करता है, कम करता है। एट द टाइम ऑफ ब्रीदिंग के समय क्या होगा, सरफेस टेंशन को क्या करेगा, कम करेगा, है ना। सर्फेक्टेंट अगर लेस होगा तो क्या होगा, सर्फेक्टेंट अगर लेस होगा तो क्या हो सकता है देख लेते हैं। तो इट लीड्स टू रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, है ना। तो रेस्पिरेटरी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रेस हो जाएगा, है ना। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को ठीक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्या करेंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं। क्या देते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड में हम लोग जनरली बीटामेथासोन और डेक्सामेथासोन देते हैं, ठीक है। व्हेन सर्फेक्टेंट इज कंप्लीटली, तो ये कंप्लीट कब होता है, 34 से लेकर 37 के बीच में। देन लंग्स ऑफ फीटस इज सेड टू बी मैच्योर्ड, है ना। तो उस समय क्या होता है, लंग क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, ठीक है। अब लंग का जो मैच्योरिटी टेस्ट है वो हम लोग कैसे करते हैं देख लेते हैं, है ना। तो लंग का जो मैच्योरिटी टेस्ट होता है ये हम लोग कैसे देखते हैं, तो मोस्टली कॉमनली डन बाय लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन रेशियो इन अम्नियोटिक फ्लूइड। तो अम्नियोटिक फ्लूइड निकाल के हम लोग क्या करते हैं, उसमें रेशियो देखते हैं। अम्नियोटिक फ्लूइड जब निकालेंगे तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे 2 रेशियो, है ना। एक होता है लेसिथिन अपॉन स्फिंगोमाइलिन। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है ना, अच्छे एग्जाम्स में, लाइक नॉर्सेट में भी पूछा हुआ है, आरआरबी में भी पूछा हुआ है, ईएसआईसी में भी पूछा हुआ है ना। तो इस पॉइंट्स को हम लोग को क्या करना है, इग्नोर नहीं करना है। तो इन दोनों का क्या करते हैं हम लोग, रेशियो निकालते हैं, है ना। तो अगर रेशियो जो है ग्रेटर देन 2 है तो क्या है, फीटल लंग मैच्योर है। अगर रेशियो लेस देन 2 है तो फीटल लंग इमेच्योर है ना, अभी मैच्योर नहीं हुआ है। तो अम्नियोटिक फ्लूइड से हम लोग लेसिथिन और स्फिंगोमाइलिन का रेशियो निकालकर हम लोग क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि फीटल लंग मैच्योर है कि नहीं, है ना। तो बहुत सारे
बच्चों के मन में डाउट्स होगा पहले कि जब फीटल लंग मैच्योरिटी पढ़ा रहे होंगे, तो इसमें डाउट्स होगा क्या बच्चों को कि सर हम लोग को कैसा पता चलेगा कि वो जो फीटल लंग है वो क्या है, मैच्योर है कि नहीं, है ना? तो उसके लिए यहाँ पे क्या है एमनियोटिक फ्लूइड का आंसर क्या है हमारा कि एमनियोटिक फ्लूइड लेंगे और उसमें हम लोग चेक करेंगे क्या, लेसिथिन और स्फिंगोमाइलिन, है ना? ऐसा नहीं करना है कि स्फिंगोमाइलिन ऊपर रख देना और लेसिथिन नीचे रख देना, ऐसे नहीं करना है ना, लेसिथिन ऊपर रखेगा और स्फिंगोमाइलिन नीचे रखेंगे, है ना? कभी-कभी ऑप्शंस में क्या होता है गड़बड़ हो जाता है ना? तो ये चीज़ ध्यान देना है ना? तो अगर ग्रेटर दैन 2 है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा लंग्स क्या है, मैच्योर है। अगर लेस दैन 2 है तो लंग्स क्या है, मैच्योर नहीं है, लंग्स का क्या है, इमैच्योर है, अभी मैच्योरिटी नहीं आई है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं। कौन-सा कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं बच्चों? आप लोग को मैं बहुत पहले ही बता चुका हूँ। बेस्ट टेस्ट क्या है इसका तो देख लेते हैं। तो कैसे हम लोग को पता चलेगा कि ये बहुत अच्छा है? तो बेस्ट टेस्ट क्या है? देख लेते हैं। टू लुक फॉर फॉस्फेटिडिग्लिसरॉल, है ना? फॉस्फेटिडिग्लिसरॉल का हम लोग यूज़ करते हैं, यानी इसका हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंस देखते हैं एमनियोटिक फ्लूइड में, है ना? अगर प्रेजेंस है एमनियोटिक फ्लूइड में तो इसका मतलब क्या है कि क्या है, फीटल लंग्स मैच्योर है ना? और एब्सेंट है तो इसका मतलब क्या है, लंग जो है इमैच्योर, है ना? तो सबसे बढ़िया हमारा टेस्ट हो जाएगा लंग मैच्योरिटी के लिए तो फॉस्फेटिडिग्लिसरॉल, है ना? नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं बेस्ट टेस्ट टू डिटरमाइन द लंग मैच्योरिटी इन डायबिटिक मदर। तो डायबिटिक मदर में कौन-सा रहेगा? फॉस्फेटिडिग्लिसरॉल, है ना? ग्लिसरॉल, है ना? तो ये हमारा सबसे बेस्ट है। और बेड सेट टेस्ट हमारा क्या होगा, तो वो क्या हमारा सिक टेस्ट या फिर बबल टेस्ट, है ना? तो एमनियोटिक फ्लूइड को हम लोग क्या करते हैं, निकालेंगे, ठीक है? ये सब ऐसा नहीं है कि बच्चे को जब ये सब टेस्ट हम लोग कब करते हैं, जब बच्चा पैदा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अब हम लोग पहले ही चेक करने लगेंगे ना, है ना? कि 28 वीक में अब हम लोग चेक कर लेंगे कि बच्चा का जो है लंग मैच्योर है कि नहीं है, चलिए हम लोग देख लेते हैं, है ना? तो उसमें इन्वेसिव प्रोसीजर नहीं करना है, अपने मन से नहीं करना है, ऐसा बहुत लोग के मन में आ रहा होगा, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है? उसके बाद क्या बेड साइड टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, सेक टेस्ट करते हैं। तो सेक टेस्ट में क्या करेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड लेंगे और उसको सेक करेंगे। इफ बबल्स अपीयर, तो बबल अपीयर हो जाता है यानी सो प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या है कि सर्फेक्टेंट क्या है, प्रेजेंट है, और सर्फेक्टेंट प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या है कि लंग बढ़िया से मैच्योर हो चुका है, ठीक? एक और टेस्ट है दैट इज नाइल ब्लू सल्फेट टेस्ट। ये क्या हमारा नाइल ब्लू सल्फेट टेस्ट क्या है, तो इसमें क्या करता है, एमनियोटिक फ्लूइड लेंगे और उसमें क्या होता है, फीटल स्किन सेल होता है। तो फीटल स्किन सेल को हम लोग क्या करेंगे, उसमें डालेंगे, ठीक है? और उसमें डाई डालते हैं। कौन सा डाई डालेंगे, नाइल ब्लू सल्फेट डाई डालेंगे। तो उसमें क्या होगा, ऑरेंज कलर आएगा। तो अगर ऑरेंज कलर ज़्यादा होगा यानी 50% से ज़्यादा होगा तो इसका मतलब क्या है कि लंग ऑफ जो फीटस है वो क्या है, मैच्योर है। ये जनरली नॉसेट वगैरह में पूछे जाते हैं, नॉर्मल जो होता है उसमें नॉर्मल कॉम्पिटिशन टेस्ट होते हैं, नहीं पूछे जाते हैं ना। तो लेकिन ये भी क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है, सेक टेस्ट और जो है इस लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन टेस्ट तो पूछ चुका है, लेकिन अब बारी है नाइल टेस्ट की। इन दोनों के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, तो कौन सा नहीं जानते, तो नाइल टेस्ट नहीं जानते, तो ये पूछ जाता है। तो मैक्सिमम चांसेस है कि आने वाले समय में इसको भी इंक्लूड कर दे, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चंस होता है हमारा नाइल ब्लू टेस्ट से क्या हो जाता है, तो इसमें व्हाई इट इज डन टू नो फीटल लंग मैच्योरिटी। तो क्या हो जाता है, तो ये फीटल लंग इफ लंग ऑफ फीटस इज मैच्योर व्हेन, तो क्या हो जाएगा, नाइल सल्फेट टेस्ट डाई जो है ऐड करते हैं ना, तो उसमें क्या हो जाएगा, हम लोग को ऑरेंज कलर दिखने लगेगा। अगर ऑरेंज कलर दिखने लगेगा तो इसका मतलब क्या है कि फीटल लंग मैच्योर है। अगर ऑरेंज कलर नहीं दिख रहा है, 50% से कम है, तो इसका मतलब क्या है, इमैच्योर है। और अगर इमैच्योर है तो उसको हम लोग मैच्योर करेंगे किसके द्वारा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड में डेक्सामेथासोन और बीटामेथासोन देते हैं, ठीक है? नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं इंडिकेशन ऑफ प्री टर्म लेबर के बारे में। तो प्री टर्म जो लेबर है वो हमारा क्या है, देख लेते हैं। तो प्री टर्म लेबर में जनरली क्या होता है, दो चीजें होती है ना? तो अगर प्री टर्म लेबर है तो अगर 34 वीक से पहले बच्चा जन्म ले रहा है ना, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, गिव करेंगे, ऑलवेज गिव कॉर्टिकोस्टेरॉइड, है ना? उसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड जरूर से जरूर देते हैं, ठीक है? और 34 से 37 वीक के बीच में अगर हमारा जो है बच्चा पैदा ले रहा है तो उसमें क्या करेंगे, फीटल लंग मैच्योरिटी करते हैं। अगर लंग मैच्योर नहीं है तभी जाकर कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे। ऐसा नहीं है कि प्री टर्म लेबर है तो भैया सर ने पढ़ाया था कि फीटल लंग मैच्योर नहीं है तो उसमें क्या करना है, प्री टर्म लेबर है तो उसमें क्या करेंगे कि डायरेक्ट उसको डेक्सामेथासोन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे। ऐसा नहीं करना, पहले भैया मोरे क्या करना है कि लंग मैच्योरिटी जो टेस्ट है उसको हम लोग को क्या करना है, चेक करना है, उसके बाद देना है। चेक के बहुत सारे मेथड्स में बता दिया हूँ, ठीक है? वर्ल्ड वाइड जो होता है जनरली दो चीजें मैं पहले ही बता चुका हूँ, दो चीजें यूज करते हैं, बीटा मेथासोन और
डेक्सामेथासोन। जनरली क्या होता है, आईएम कॉर्टिकोस्टेरॉइड ऑफ चॉइस जो होता है इसके फीटल लंग मैच्योरिटी में क्या होता है, बेटामेथासोन और डेक्सामेथासोन दोनों देते हैं, ठीक है। डोज क्या होता है, दो जो बेटामेथासोन होता है बी जो है, तो बी से सेकंड कितने पोजीशन पे आता है, सेकंड पोजीशन में आता है ना, तो इसका कितना देंगे, 2 इंजेक्शंस देते हैं, है ना। और कितना कितना देंगे, 12 mg देते हैं और 24 घंटे के अंतराल पे देते हैं ना। तो पहला अभी दिया मान लीजिए आज 9 बजे, तो अगला जो होगा वो कब देंगे, कल देंगे, है ना। कल देंगे कितने बजे, 12 बजे, है ना। तो ये होता है हमारा बेटामेथासोन। तो बेटामेथासोन का 2 डोज देते हैं, कितना कितना देंगे, 12-12 देंगे, है ना। टोटल जो डोज होता है दोनों के केस में क्या होता है, 24 ही होता है, 24 मिलीग्राम देते हैं। और कौन से मेथड से देंगे, आईएम देते हैं, कौन सा, आईएम देते हैं, है ना। और डेक्सामेथासोन क्या है हमारा, 4 इंजेक्शन देंगे। इसका भी टोटल डोज कितना देंगे, 24 ही देंगे, है ना। दोनों में 24 ही देना है, लेकिन डोज अलग अलग, एक में 12-12 देंगे और एक में क्या करेंगे, दैट इज 6-6 देते हैं, है ना। तो डेक्सामेथासोन जो होता है डी कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे आता है ना। तो इस तरह से याद कर सकते हैं कि बी जो है 2 नंबर पे है और डी जो है 4 नंबर पे है। तो बेटामेथासोन का 2 डोज देंगे और डेक्सामेथासोन का 4 डोज देंगे, और दोनों में 24 देना है। तो बेटामेथासोन 12 मिलीग्राम देंगे और जो हमारा डेक्सामेथासोन होगा उसको 6-6 मिलीग्राम देंगे। और इसको कितने अंतराल पे देते हैं, तो 12-12 घंटे पे देते हैं, है ना। तो ठीक है, ये था हमारा दैट इज 2 डोज, है ना, बेटामेथासोन और डेक्सामेथासोन, ठीक है। नोट एक हम लोग देख रहे थे, कोर्टिकोस्टेरॉइड नीड्स 24 आवर तो जो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स होता है उसको हम लोग काम करने में कितना घंटा लगता है, 24 घंटे लगता है। ऐसा नहीं कि तुरंत दिया और तुरंत काम हो जाएगा, ठीक है। और जो कोर्टिकोस्टेरॉइड है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है ना, सीआई रहता है किसमें, कोरियो एमनियोटिस में, है ना। तो कोरियो एमनियोटिस जो होता है वो होता है हमारा क्या होता है, उसमें कोर्टिकोस्टेरॉइड क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड, है ना। क्या होगा हमारा, कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो। अब फीटल हिमेटोपोइसिस देख लेते हैं ना। हिमेटोपोइसिस का क्या मतलब होता है कि फीटल का जो है ब्लड सेल जो है वो कहाँ कहाँ बनता है ना। ब्लड जो सेल्स होते हैं, ब्लड सेल का जो प्रोडक्शन होता है ना, वो कहाँ कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है ना, ये हम लोग को देखना है। तो ब्लड सेल जो प्रोड्यूस होता है वो कहाँ कहाँ होगा और कब कब होगा देख लेते हैं, ठीक है। तो हिमेटोपोइसिस जो होता है सबसे पहले कहाँ होता है, योल्क सैक में होता है ना। तो योल्क सैक जो है हमारा क्या है, फर्स्ट साइट फॉर हिमेटोपोइसिस, है ना। फर्स्ट साइट फॉर हिमेटोपोइसिस है तो वो क्या हमारा योल्क सैक है। उसके बाद क्या होगा हमारा, लीवर होगा, स्प्लीन होगा, उसके बाद क्या होता है हमारा, बोन मैरो होता है। तो योल्क सैक जो होता है लेस देन 6 वीक, है ना। तो 6 वीक से कम या फिर अंटिल 6 वीक जो होगा प्रेगनेंसी, तो वो सारा चीज कौन संभालता है, हमारा ब्लड प्रोडक्शन का काम कौन करेगा, योल्क सैक करता है, ठीक है। उसके बाद 6 से 20 वीक्स जब होता है वो कौन हमारा संभालेगा, लीवर संभालेगा। और उसके बाद बोन मैरो संभालता है 20 वीक से ज्यादा जब हो जाता है तब, ठीक है। और मेन इसमें जो हेमोग्लोबिन फॉर्म होता है वो क्या होता है, गोवर 1, गोवर 2 और पोर्टलैंड एचबी, है ना। उसके बाद फीटल हेमोग्लोबिन, उसके बाद एडल्ट हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे HbA1, HbA2, HbF या फिर HbA, है ना। तो क्या हो जाता है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो वही मैं बता रहा था फीटल हेमोग्लोबिन और एडल्ट हेमोग्लोबिन में क्या-क्या दिक्कत है ना? क्या-क्या डिफरेंस, दिक्कत नहीं है, क्या-क्या डिफरेंसेस है, ठीक है? तो फीटल जो हेमोग्लोबिन होता है, वो क्या होता है, इसमें 2 चेन पाया जाता है ना? तो इसमें हो जाता है हमारा क्या, 2 चेन दैट इज़ अल्फा और जो होता है गामा, है ना? तो 2 चेन क्या होगा, अल्फा का होगा और 2 चेन क्या होगा, गामा का होगा, है ना? और एडल्ट में क्या आ जाता है, 2 चेन अल्फा का पाया जाता है और 2 चेन बीटा का पाया जाता है ना? तो दोनों में डिफरेंस है। तो फीटल हेमोग्लोबिन में क्या होता है, 2 चेन अल्फा के पाए जाते हैं और 2 चेन बीटा के पाए जाते हैं। और एडल्ट हेमोग्लोबिन में क्या पाया जाएगा, 2 चेन अल्फा के पाया जाएगा और 2 चेन बीटा के जाएँगे, ठीक है? तो फीटल हेमोग्लोबिन जो होता है वो क्या होता है, रेजिस्टेंट टू एसिड होता है ना? और रेजिस्टेंट टू अल्कली, ये दोनों से क्या होता है, रेजिस्टेंट होता है, ठीक है। और एडल्ट जो हेमोग्लोबिन होता है वो हीमोलाइसिस होता है। तो हीमोलाइसिस में क्या होगा, हीमोलाइसिस व्हेन एसिड और अल्कली इज एडेड, है ना। तो इसमें कोई हीमोलाइसिस नहीं होती है, यानी फीटल जो सेल है वो रेजिस्टेंट होता है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, हीमोलाइसिस हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, दैट इज फीटल हेमोग्लोबिन के बारे में। अब इसमें 2 टेस्ट देख लेते हैं, है ना। तो फॉर्म्स द बेसिस ऑफ 2 इंपॉर्टेंट टेस्ट, ये 2 इंपॉर्टेंट टेस्ट करता है। तो कैसे पहचानेंगे कि जो है हमारा, ठीक है, तो अल्फा एडल्ट हेमोग्लोबिन है या फिर जो हमारा फीटल हेमोग्लोबिन है। तो इसके लिए जो होता है देख लेते हैं, दैट इज एपीटी टेस्ट करते हैं ना। तो एपीटी टेस्ट या फिर सिंगर टेस्ट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्कली डीनेचुरेशन टेस्ट करते हैं ना।
तो इट हेल्प इन डिफरेंशिएटिंग बिटवीन वासा प्रीविया, फीटल ब्लीडिंग एंड मैटरनल ब्लीडिंग, है ना। तो एपीटी टेस्ट जो होता है वो हम लोग को क्या करता है कि डिफरेंस करने में सहायता करता है ना। जैसे फीटल ब्लीडिंग कब हो सकता है, वेलामेंटस कॉर्ड इंसर्शन हो जाएगा तो उस केस में जो है फीटल ब्लीडिंग होता है ना। तब मान लीजिए ब्लड तो निकल रहा है डिलीवरी के समय, अब हमको ये पहचानना है कि ये जो ब्लड जो निकल रहा है भाई वो किसका है, फीटस का है कि मदर का है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एपीटी टेस्ट करते हैं। ब्लड सैंपल को लेकर हम लोग क्या करेंगे, एपीटी टेस्ट करेंगे, है ना। या फिर प्री टर्म या फिर ऐसे भी वजाइना से ब्लीडिंग हो रहा है, ठीक है। तो वजाइना से जब ब्लीडिंग हो रहा है तो इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, तो मैटर ऑफ कंसर्न है तो उसमें हम लोग को चेक करना है कि ये फीटल ब्लड है या फिर मैटरनल ब्लड है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, एपीटी टेस्ट करते हैं या फिर सिंगर टेस्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेस्ट क्या करेगा, हमारा मैटरनल ब्लीडिंग या फिर फीटल ब्लीडिंग है ये बताएगा, है ना। तो ये क्या करेगा, वासा प्रीविया से भी बता सकता है और प्लेसेंटा प्रीविया से भी बता सकता है ना। ठीक है। तो एपीटी टेस्ट हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या आता है, अल्कली डीनेचुरेशन टेस्ट करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि KOH ऐड करते हैं, अल्कली एक ऐड करेंगे, है ना, स्ट्रॉन्ग अल्कली ऐड करते हैं, दैट इज KOH। तो इसमें क्या होता है, ये प्रेग्नेंट फीमेल ब्लीडिंग के बारे में बता देगा। अगर वो रिएक्ट करेगा, है ना, वो अगर रिएक्ट कर जाएगा, जो ब्लड है अगर वो रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा हमारा, मान लेंगे कि अगर वो रिएक्ट कर रहा है तो वो एडल्ट का ब्लड है ना। तो एडल्ट का ब्लड है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैटरनल ब्लीडिंग है ना। और अगर वो रिएक्ट नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो फीटल ब्लीडिंग है, ठीक है। एक और टेस्ट होता है दैट इज क्लेह्यूअर बेक्टे टेस्ट होता है ना। एक और टेस्ट होता है दैट इज क्लेह्यूअर बेक्टे टेस्ट होता है ना। तो ये क्या करता है, इट इज यूज्ड इन RH नेगेटिव प्रेगनेंसी टू कैलकुलेट द डोज ऑफ एंटीडी, है ना। तो जब RH इनकम्पेटिबिलिटी होती है, यानी RH अगर मैच नहीं होता है, इनकम्पेटिबिलिटी होती है ना, तो उस केस में हम लोग क्या होता है, एंटी-डी देते हैं ना, या फिर कहीं-कहीं एंटी RH-डी या फिर रो-डी आप लोग को देखने को मिलेगा, है ना। तो ये दोनों ऑप्शन आप लोग को करेक्ट करना है ना, ठीक है। ध्यान देना होगा इन सभी चीज़ों के बारे में, ठीक है। बीच-बीच में जो बोलता हूँ वो बहुत पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, तो उसको क्या करना, ध्यान देना। तो ये कितना एंटी-डी देना है, ये सारी चीज़ें बताएगा, है ना। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं एपीटी टेस्ट के बारे में, है ना। तो एपीटी टेस्ट क्या होता है देख लेते हैं, है ना। तो एपीटी टेस्ट क्या रहा है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, अल्कली डीनेचुरेशन टेस्ट करते हैं, है ना। वी डोंट नो दैट द सी हैज प्लेसेंटा प्रीविया और वासा प्रीविया। तो प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब क्या हो गया, मैटरनल ब्लीडिंग, और वासा प्रीविया का मतलब हो गया फीटल ब्लीडिंग। तो हम लोग क्या करेंगे, ब्लड को जो आ रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, और कलेक्ट करके उसमें KOH को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, है ना। तो KOH को जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, कलर जो होगा, जब कलर चेंज नहीं होता, इफ द कलर ऑफ ब्लड डज नॉट चेंज आफ्टर एडिंग KOH, तो ब्लड जो है, ब्लड का जो कलर है वो अगर चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, HB इज रेजिस्टेंट टू अल्कली। तो अल्कली से वो क्या रेजिस्टेंट होता है, जब कलर चेंज होगा ही नहीं तो रेजिस्टेंट ब्लड है। तो रेजिस्टेंट ब्लड किसका होता है, फीटल का होता है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, फीटल ब्लीडिंग देखने को मिलेगा, है ना। तो HBF फीटल ब्लीडिंग हो जाएगा, फीटल ब्लड हो जाएगा, वासा प्रीविया देखने को मिलेगा। और अगर कलर चेंज हो जाएगा तो उसमें हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, प्लेसेंटा प्रीविया देखने को मिलेगा, यानी मैटरनल ब्लीडिंग होगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि KOH या फिर एपीटी टेस्ट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद बेस्ट टेस्ट कौन सा होता है, तो डायग्नोस वासा प्रीविया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो वासा प्रीविया के लिए जो बेस्ट टेस्ट होता है वो हमारा क्या होता है, दैट इज USG, है ना, डॉपलर USG कराते हैं हम लोग, ठीक है। और वासा प्रीविया को डायग्नोस करने के लिए ब्लीडिंग के समय क्या करेंगे, सिंगल अल्कली टेस्ट करेंगे, है ना। डायग्नोस करने के लिए अगर चांसेस हैं वासा प्रीविया के, ये कौन बताएगा, डॉपलर, है ना। और अगर हो गया है और उस केस में अगर ब्लीडिंग हो रही है, उस केस में अगर हम लोग को फाइंड करना है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, बेस्ट टेस्ट सिंगल अल्कली टेस्ट, दैट इज एपीटी टेस्ट, है ना। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, है ना। उसके बाद देख लेते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए कौन सा आएगा, दैट इज सिंगल अल्कली टेस्ट, है ना, यानी एपीटी टेस्ट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं फीटल आरबीसी की तरफ, है ना। तो फीटल आरबीसी क्या होता है, लार्ज होता है और लाइफ स्पेन कितना होता है, 90 दिन होता है ना। मैटरनल आरबीसी स्मॉल होगा और 120 दिन उसका लाइफ रहता है ना। और एट द टाइम, ये भी क्वेश्चन पूछा है कि फीटल आरबीसी का जो है डे स्पैन कितना होता है, 90 डेज होते हैं। इसको भी आप लोग को नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ बर्थ बेबी जो होता है वो उसका हीमोग्लोबिन कितना होता है, 16 to 18 होता है ना, जिसमें कि दोनों हीमोग्लोबिन पाया जाता है, HbF और HbA। तो मैक्सिमम ज़्यादा चांसेस क्या रहता है कि उसमें क्या है, HbF का ज़्यादा मात्रा रहता है। और यही HbF जो है ये कन्वर्ट हो जाता है किस में,
एचबीए में, है ना? तो एचबीए में कन्वर्ट होता है लगभग 6 से 9 महीने में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है, यानी फीटल हीमोग्लोबिन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा एडल्ट हीमोग्लोबिन में, ठीक है? अब फीटल सर्कुलेशन पे हम लोग थोड़ा-सा कुछ मोटा-मोटा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, छोटा-मोटा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो फीटल सर्कुलेशन और एडल्ट सर्कुलेशन में क्या डिफरेंस है देख लेते हैं। तो जो फीटल सर्कुलेशन होता है उसमें जो साइट ऑफ ऑक्सीजनेशन होता है, यानी ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा उसको? प्लेसेंटा से मिलेगा। और एडल्ट्स में कहाँ मिलता है? लंग्स में बनता है, ठीक है? अब इसमें क्या होता है, डेसिडुआ का जो मदर होता है वो आईवी स्पेस होता है, इसमें कोरियोनिक विलाई होता है, यही क्या करता है? लंग्स को क्या करता है? इसमें ऑक्सीजनेशन जो है पहुँचाता है, और ऑक्सीजनेशन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कौन पहुँचाता है? तो अम्बिलिकल कॉर्ड में कौन सा पहुँचाएगा? अम्बिलिकल वेन पहुँचाता है ना? वेन जो होता है वो हमारा क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है? कैरी करता है। ये मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे बता दिया, ठीक है? फीटल जो सर्कुलेशन है उसको हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से, दैट इज़ पीडियाट्रिक नर्सिंग में, है ना? यहाँ पे छोटे-छोटे पॉइंट्स में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज़ कैरिड फ्रॉम प्लेसेंटा टू फीटस बाय अम्बिलिकल वेन, है ना? और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कैरी करता है कौन? अम्बिलिकल आर्टरी करता है। बोथ साइड ऑफ हार्ट वर्क पैरेलली, है ना? दोनों साइड का जो हार्ट है वो पैरेलली एक्ट करता है, ठीक है? और एडल्ट्स में क्या होता है? वो क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है? आर्टरी करता है, और डीऑक्सीजनेटेड वेन करेगा, है ना? बोथ साइड ऑफ हार्ट वर्क इन सीरीज, ये इसमें पैरेलल में काम कर रहा है और इसमें क्या कर रहा है? सीरीज में काम कर रहा है। पैरेलल में कहने का मतलब क्या है कि मदर का भी एक साइड काम कर रहा है और फीटस का भी एक साइड काम कर रहा है, ठीक है? और इसमें क्या होता है? सीरीज में काम करता है। सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ से राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में, फिर वहाँ से कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा, लंग्स में फिर कहाँ होता है? लेफ्ट एट्रियम में आता है, उसके बाद क्या होता है हमारा? पूरे बॉडी में जाता है, ये ना होता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना? तो अब जो फीटल सर्कुलेशन होता है उसमें 3 शंट्स पाया जाता है, यहीं से क्वेश्चन पूछता है, शंट्स। शंट्स जो होते हैं वो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फीटल सर्कुलेशन में, है ना? आगे देखेंगे। उसके बाद एडल्ट सर्कुलेशन में कोई शंट्स नहीं होता है ना? तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, है ना? दैट इज़ पीडियाट्रिक नर्सिंग में डिस्कस करेंगे, ठीक है? अब इसमें 3 शंट होते हैं, कौन-कौन से? डक्टस आर्टेरियोसस, फोरामेन ओवल और डक्टस वेनसस और डक्टस आर्टेरियोसस, है ना? तो देख लेते हैं, जो डक्टस आर्टेरियोसस होता है वो कहाँ पे होता है? दैट इज़ इंफीरियर वेना कावा और जो होता है हमारा अम्बिलिकल वेन उसके बीच में होता है। और फोरामेन ओवल जो होता है, फोरामेन ओवल जनरली क्या होता है ये मैं बता देता हूँ। ये जो जनरली जो होता है आर्टरियम होता है ना, तो आर्टरियर के बीच में जो हमारा क्या हो जाता है वो छेद होता है ना? तो ये जो छेद होता है जनरली, ये जो छेद है ये क्या होगा? आर्टरियम से यहाँ पे मिक्स ब्लड कहाँ जाएगा? सॉरी, जो यहाँ पे आर्टरियम और इधर वेंट्रिकल, तो आर्टरियम से वेंट्रिकल में क्या हो जाता है हमारा? ब्लड जाने लगता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोरामेन ओवल बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑर्टा के बीच में क्या हमारा? डक्टस आर्टेरियोसस है। देख लेते हैं तीनों क्या-क्या है, देख लेते हैं, है ना? तो डक्टस सबसे पहले देख लेते हैं वेनसस। तो इसमें क्या होता है? कनेक्ट करता है किसको? ये जो है अम्बिलिकल वेन को कनेक्ट करेगा इंफीरियर वेना कावा से, है ना? ठीक है? तो डक्टस वेनसस जो है वो कनेक्ट करेगा अम्बिलिकल वेन को इंफीरियर वेना कावा से, और फोरामेन ओवल जो होता है वो कनेक्ट करता है राइट एट्रियम को लेफ्ट एट्रियम से, है ना? और डक्टस आर्टेरियोसस जो होता है वो कनेक्ट करता है पल्मोनरी आर्टरी को अओर्टा से, ठीक है? तो देख लेते हैं। एट द टाइम द लंग्स स्टार्ट फंक्शनिंग, तो बर्थ के एट द टाइम ऑफ बर्थ लंग्स स्टार्ट फंक्शनिंग, तो लंग्स जो है फंक्शनिंग करना स्टार्ट कर देता है ना? तो इसमें क्या होता है? प्लेसेंटा स्टॉप्स फंक्शनिंग, ठीक है? चेंजेस एट द टाइम ऑफ बर्थ, है ना? तो चेंजेस एट द टाइम ऑफ बर्थ में हम लोग देख लेते हैं कि क्या-क्या चेंजेस होते हैं, है ना? तो जो लंग का जो है साइट है, लंग जो बन जाता है वो हमारा ऑक्सीजनेशन का साइट बन जाता है ना? पहले क्या था हमारा? ऑक्सीजनेशन का जो साइट था वो हमारा क्या था? प्लेसेंटा था, लेकिन बर्थ के बाद क्या हो गया? वो हमारा कौन-सा बन जाएगा? लंग्स बन जाएगा। और जो कौन-कौन से स्ट्रक्चर है वो क्लोज़ कर जाते हैं, तो अम्बिलिकल आर्टरी क्लोज़ कर जाएगा, अम्बिलिकल वेन क्लोज़ कर जाएगा, डक्टस आर्टेरियोसस क्लोज़ कर जाएगा और डक्टस वेनोसस क्लोज़ कर देता है, और फोरामेन ओवल, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है? क्लोज़ हो जाती है ना? तो टाइम ऑफ क्लोज़र में 2 तरह का टाइम होता है, एक होता है फंक्शनल क्लोज़र और एक होता है एनाटॉमिकल क्लोज़र। तो फंक्शनल कहने का मतलब कि वो तुरंत फंक्शन काम करना बंद कर देगा, और एनाटॉमिकल का मतलब क्या होता है कि जैसे ये फोरामेन ओवल है, ये छेद होता है, तो एनाटॉमिकल का मतलब ये पूरे तरीके से भरने में क्या होता है? टाइम लेता है। तो फंक्शनल जो क्लोज़र होता है, वो तुरंत हो जाता है ना? और एनाटॉमिकल क्लोज़र होने में टाइम लगता है, ठीक है?
तो देख लेते हैं इसके बारे में। तो फंक्शनल क्लोजर जो होता है वो क्या होता है, 12 घंटे से 96 घंटे के अंदर सारा चीज इमीडिएटली जो होता है वो क्या हो जाता है, काम करना बंद कर देता है ना। ऑल दीज स्ट्रक्चर्स स्टॉप फंक्शनिंग इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। तो बर्थ के तुरंत बाद जो है ये सारे काम करने बंद कर देते हैं। कौन कौन काम करना बंद कर देगा, डक्टस आर्टेरियोसस काम करना बंद कर, डक्टस वेनोसस काम करना बंद कर देगा और फोरामेन ओवल काम करना बंद कर देगा। लेकिन लास्ट में जो बंद हो जाता है वो हमारा क्या है, डक्टस वेनोसस है। यानी ये कितना टाइम लेता है, 12 से 96 घंटे लेते हैं। और एनाटॉमिकल क्लोजर कब कब होता है देख लेते हैं। तो एनाटॉमिकल क्लोजर 2 से 3 वीक्स में होता है अम्बिलिकल वेन का और डक्टस वेनोसस का। 2 से 3 मंथ में होता है कौन सा, अम्बिलिकल आर्टरी और डक्टस आर्टेरियोसस। और 1 ईयर लेता है जनरली फोरामेन ओवल, है ना। तो ये हो गया एनाटॉमिकल क्लोजर और ये हो गया हमारा फंक्शनल क्लोजर। फंक्शनल क्लोजर में मैं बता दिया हूँ कि जन्म के तुरंत बाद, और लास्ट में कौन होता है बंद फंक्शनल क्लोजर में, डक्टस वेनोसस। ठीक है, डक्टस वेनोसस जो होता है वो हमारा क्या होता है, 12 से 96 घंटे में क्या हो जाता है, बंद हो जाता है ना। और एनाटॉमिकल क्लोजर 2 से 3 वीक में कौन होता है, अम्बिलिकल वेन और डक्टस वेनोसस, है ना। फंक्शनल क्लोजर जो हो रहा था इसमें सबसे पहले क्या रहा, डक्टस वेनोसस हो रहा है। ठीक है, उसके बाद 2 से 3 महीने में क्या होता है, अम्बिलिकल आर्टरी और डक्टस आर्टेरियोसस, है ना। और 1 वीक में क्या होता है हमारा, फोरामेन ओवल। ठीक है, और फीटल स्ट्रक्चर टू एडल्ट, अब जो रेमनेंट्स बचते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। तो जो रेमनेंट्स होते हैं वो क्या क्या बनते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। तो डक्टस आर्टेरियोसस जो होता है उससे को हम लोग क्या कहते हैं, लिगामेंटम आर्टेरियोसम बोलते हैं ना। और जो डक्टस वेनोसस होता है उसको लिगामेंटम वेनोसम बोलते हैं। और फोरामेन ओवल को फोरामेन ओवेलिस बोलते हैं। और अम्बिलिकल वेन को लिगामेंटम टेरस और अम्बिलिकल आर्टरी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल पार्ट, है ना। दैट इज सुपीरियर वेसिकल आर्टरी या फिर मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, इसके 2 पार्ट होते हैं, दैट इज प्रॉक्सिमल और डिस्टल, है ना।